मैं शगुफ्ता फारूकी क्लास 10th बी को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने आपको आदिकाल के बारे में और भक्ति काल के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको रीति काल के बारे में पढ़ाऊँगी कि रीति काल का जन्म सन 1643 ईस्वी से शुरू हुआ और सन 1843 ईस्वी तक चला। रीति काल को काव्य शास्त्र में रीति का तात्पर्य होता है काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र के कई अंग होते हैं, जैसे रस, ध्वनि, अलंकार, गुण, दोष, नायिका। इन सारे भेदों के कथन का विवेचन रीति काल में हुआ था। सन 16वीं और 17वीं शताब्दी तक इस देश में मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से प्रतिष्ठित होकर अपने वैभव के शिखर पर था। इस काल में जनजीवन भी सुख और शांतिपूर्ण था। साहित्य पर इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इससे पहले लोग कृष्ण तथा राधा के भक्ति के आलंबन थे, और अब क्या हुआ रीति काल में? अब श्रृंगार रस के आलंबन बन गए। जो लोग कृष्ण और राधा के भक्त थे, वो रीति काल में श्रृंगार रस के भक्त बन गए। इसके अलावा इस काल में एक और भी परिवर्तन आया। इस काल में इस काल के जो कवि थे, उन कवियों का ध्यान जो था वो साहित्य शास्त्र की ओर भी गया, और उन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के काव्य उदाहरण के रूप में काव्य रचना भी की। इसलिए इस काल की रचनाओं को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इस काल में रीति काल में रीतिपरक रचनाएं अधिक हुई, इसलिए इस काल को लोग रीति काल कहते हैं। अब देखिए, हम आपको बताएंगे कि रीति ग्रंथ जो हैं वो दो रूपों में मिलते हैं। एक रीति ग्रंथ अलंकार पर आधारित है, और दूसरा रीति ग्रंथ जो होता है वो रस पर। अब संस्कृत की भी यहाँ पर परंपरा का पालन दिखाई दिया। कब दिखाई दिया? रीति काल में संस्कृत की भी परंपरा का प्रचलन दिखाई दिया। इस काल में केशव भूषण और राजा यशवंत सिंह आदि इन कवियों को अलंकारवादी आचार्य कवि थे। मतीराम, पद्माकर, ये जो थे रसवादी कवि थे। रसवादी कवियों ने श्रृंगार रस के अंतर्गत श्रृंगार के अलावा नायक नायिका, उस ज़माने में नायक नायिका का जो मनोदशा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कुछ ऐसे भी महान कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं हैं, जैसे बिहारी घनानंद का नाम। बिहारी और घनानंद जो है इस संदर्भ में
मतलब इन लोग कहते हैं कि ये रीतिबद्ध कवि नहीं थे। श्रृंगार रस के अतिरिक्त इस काल में कुछ भक्ति, नीति और वीर काव्य भी रचे गए हैं। भूषण, गोरेलाल, सूदन, ये सब जो थे किसके? वीर रस के कवि हैं। वीर रस के कवि कौन कौन हैं? जैसे भूषण, गोरेलाल, सूदन आदि। अब आप देखिए वीर रस रीतिकाल की प्रमुख कवियों और उनकी रचनाएं हैं। केशव की है, लिख लीजिए किसी कॉपी में, रामचंद्रिका और कविप्रिया। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम की हैं रसराज, ललित ललाम। बिहारी की हैं सत्यसई और पद्माकर की पद्माभरण, जगधि नोद, गंगा लहरी। रीतकाल के जो भी कवि थे वो राजाश्रय में रहते थे, मतलब राज्यों में रहते थे, राजाओं की आश्रय में रहते थे और इनकी रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी मिलती थी। जब वो राज्यों में रहते थे और राजकवि रहते थे, राजाओं की आश्रय में रहते थे, तो इनकी जितनी भी कविताएं होती थीं उन कविताओं की रचनाओं में उन राजाओं की ही प्रशंसा मिलती थी। अब हम आपको पढ़ाएंगे रीतकाल की कौन कौन प्रमुख विशेषताएं या रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। जैसे आधुनिक काल में जैसे रीतकाल की सबसे पहली विशेषता है रीत ग्रंथों का निर्माण। दूसरी है श्रृंगार रस की प्रमुखता। रीतकाल में श्रृंगार रस को बहुत ही प्रमुख स्थान मिला है। काव्य भाषा में के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा और व्यापक और बहुत उसका प्रसार हुआ है। सवैया और दोहा छंदों का भी प्रयोग हुआ है। प्रकृति का उद्दीपन में रूप में चित्रण, प्रकृति का बहुत ही सुंदर इसी रीतकाल में इनका चित्रण मिला है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कला पक्ष की प्रधानता आज जो है इस काल की प्रमुख विशेषताएं थीं। अब देखिए आप रीतिकाल की देन, मतलब रीतिकाल की सबसे प्रमुख देन जो है वह है ब्रज भाषा। काव्य भाषा के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित है। ब्रज भाषा जो है इस रीतिकाल में काव्य भाषा के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलित है। अर्थ, गौरव, चमत्कार, सूक्ष्म भाव आदि की दृष्टि से वह पूर्ण सामर्थ्य भाषा बन गई है। कविता, सवैया और दोहा मुक्तक काव्य रचना के लिए सिद्धि छंद बन गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने आपको रीतिकाल के इतिहास के बारे में पढ़ाया है। अब हम आपको अगले दिन आधुनिक काल के बारे में पढ़ाएंगे।